किसान भाइयों, अब बात करते हैं रेशम तसर की। तसर रेशम उद्योग जो है झारखंड में काफ़ी फल फूल रहा है और महिलाओं के लिए ये बड़ा सस्ता सौदा हो जाता है, क्योंकि ये घर के अंदर भी किया जाता है, बागान के अंदर ही किया जाता है, बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में महिलाएं इसमें रोज़गार भी ढूंढ रही हैं और रोज़गार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और रोज़गार के रूप में वो अपने आप को उसे अपना भी लिया है। अपने देश की प्रमुख पारंपरिक कुटीर उद्योगों में रेशम उद्योग का बड़ा महत्व है। रेशम उद्योग में तसर रेशम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तसर रेशम के उत्पादन के मामले में अपना झारखंड प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ की महिलाओं को ये उद्योग न सिर्फ स्वावलंबी बना रहा है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी कर रहा है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नगड़ी रांची के प्रयासों से इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी एवं अवसरों में काफी वृद्धि हुई है। किसान भाइयों, तसर का नाम आते ही हमारे दिमाग में तसर की सिल्क, साड़ी और अन्य तरह के वस्त्र का नाम आने लगता है, लेकिन इस क्षेत्र में महिलाएं अभी भी पिछड़ी हुई हैं और महिलाओं के लिए तसर एक कैसे रेशम उद्योग के साथ साथ रोजगार एवं अवसर बन सकता है, इसी सब बातों की जानकारी के लिए आज हम आए हुए हैं तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नगड़ी और यहाँ हमारे साथ हैं यहाँ के निदेशक डॉक्टर NB चौधरी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो तसर उद्योग में बहुत पीछे हैं, तो इनको रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं और कैसे इनको मुख्य धारा से जोड़कर तसर उद्योग में जोड़ा जा सकता है? हमारा केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है। 1964 में जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, दिस इज द ओनली वन इंस्टीट्यूट है, केवल विश्व में तसर के लिए एक R&D रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ही है, क्योंकि तसर केवल दुनिया में केवल 10 राज्य में होता है। इधर ट्रॉपिकल तसर जो बोलता है, उसमें पूरा हमारा देश का जो अभी 1600 मेट्रिक टन 1600 मेट्रिक टन का टोटल रॉ सिल्क प्रोडक्शन है तसर का, उसमें लगभग 1200 मेट्रिक टन केवल हमारे झारखंड क्षेत्र से होता है। पूरा आप सिल्क का बारे में आप बोलने से कौन आदमी पसंद नहीं करेगा सिल्क कपड़ा पहनने के लिए, बट ये यानी जिसके पास पैसा है, अमीर लोग पहनने वाला कपड़ा है। इसमें महिलाओं का भूमिका बहुत अति महत्व है, क्योंकि लगभग पूरा सेरिकल्चर इंडस्ट्री में आप देखने से 60% महिलाओं का योगदान रहा है इसमें। अपने झारखंड प्रदेश में तसर उद्योग में बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ तसर उद्योग में 2 तरह के क्रियाकलाप होते हैं, प्री ककून एक्टिविटी और दूसरा पोस्ट ककून एक्टिविटी। प्री ककून में लोग जंगल से कोशा इकट्ठा करते हैं और उसकी खेती भी करते हैं। इसमें आदिवासी महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। सपोज हमारा झारखंड में मलबरी का भी स्कोप है, मलबरी प्रोडक्शन का भी, तसर का भी स्कोप है। तसर तो बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें 2 एक्टिविटी कर सकता है। तसर रेशम उत्पादन में 2 एक्टिविटी कर सकते हैं। एक है प्री ककून एक्टिविटी है, सेकेंडरी है पोस्ट ककून एक्टिविटी है। प्री ककून एक्टिविटी में जो जंगल में कोसा उत्पादन कलेक्शन करना है और कल्टीवेशन भी कर सकता है। महिलाओं का रोल बहुत अति महत्व है। ग्रामीण परिसर में जो महिला स्थित है, आदिवासी महिला लोग के लिए तसर के साथ विकास करना बहुत अच्छा स्कोप है इसके लिए। वह क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसको कीट पालन करने में और पेड़ पौधे लगाने में भी, और को उसको पालन पोषण करना, और ये कीड़ों को बहुत अच्छा अपने बच्चे जैसा देखता है महिला ने। महिलाओं का ककून उत्पादन, सपोज पुरुष किसान 100 DFL बोलता है, हम लोग डिसीज फ्री लेंगे 100 DFL के लिए हम वो लोग 4000 कोसा उत्पादन करने से हमारा महिला किसान 6000, 7000, 8000 कोसा पालन करता है, क्योंकि महिला का ध्यान बहुत अच्छा से कीन ऑब्जर्वेशन रहता है। हर एक क्षेत्र में महिलाओं को रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पोस्ट ककून एक्टिविटी में ककून से धागे निकालने का कार्य किया जाता है। इसमें झारखंड में 80 से 90% महिलाओं की भूमिका होती है। बुनाई में महिलाएं 50% योगदान दे पाती हैं। महिलाओं की स्थिति
इसके बाजारीकरण में काफी कमजोर है, अतः उन्हें इस क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं आने वाली हैं। इतना ही नहीं, तसर रेशम उद्योग में महिलाओं को इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। पोस्ट ककुन एक्टिविटी का रोल पकड़ने से आप पूरा धागा निकालने का सेक्टर में पूरा आदिवासी लोग, ग्रामीण लोग ने प्री ककुन एक्टिविटी में 60% महिलाओं का रोल रहने से रीलिंग एक्टिविटी में 80-90% पूरा महिलाओं से ही करने वाला काम है इसको। फिर और नेक्स्ट स्टेप आता है बुनाईकरण। बुनाईकरण में 50-50% है, मेल का 50 का और फीमेल का 50। और इसमें हम लोग, हमारा महिला लोग एक क्षेत्र में और आगे जाने के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं का भूमिका बहुत कम है। वाणिज्यीकरण जब ठीक है, वो लोग वो जो टर्मिनल अर्जुना और टर्मिनल टोमेटोसो को कीट पालन के तहत वो लोग कोसा उत्पादन करता है। कोसा उत्पादन करने के लिए धागा भी निकलता है, धागा निकलने के बाद बुनाईकरण करके कपड़ा भी निकलता है। परंतु मार्केटिंग सेक्टर में महिलाओं का, हमारा पर्टिकुलरली जो ट्राइबल वुमेन है हम लोग का, एंटरप्रेन्योरशिप में अभी वो लोग बहुत आगे नहीं बढ़ा है। इसीलिए हम लोग अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी, एक 5 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोग अभी प्रपोज किया है मिनिस्ट्री के लिए। उसके तहत हम लोग का एक ही लक्ष्य है, 2030 तक ये जो महिला लोग हैं उसको एंटरप्रेन्योर में सक्षम बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ की महिलाएं चाहे तो कोशे से धागे निकालने का कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा वे सिल्क साड़ी बनाने का काम सीखकर अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। समर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत इनके लिए गांव-गांव में प्रशिक्षण केंद्र खोलकर इन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला लोग, जो ग्रामीण लोग में जो बुनाईकरण और रीलिंग एक्टिविटी जो बोलता है, रीलिंग एक्टिविटी अपना पूरा घर का काम करके जब वो लोग फ्री रहता है, वो लोग दे कैन एक्सट्रैक्ट द यार्न ककुन से, कोसा से धागाकरण करना, उसको बुनियादी मिशन एक मिशन है। और जो क्षमता निर्माण योजना मैं जो बोला हूँ, समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये फुल्ली मिनिस्ट्री फंडेड प्रोग्राम है। इसमें 45 डेज का ट्रेनिंग रहता है वो लोग को, और इधर हमारा इंस्टीट्यूट में भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग भगैया में भी और हेहल में भी और नियर पे किधर भी वो लोग चाहिए वो लोग को ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए अपना सेंटर में उधर ही जाके, वही ग्रामीण क्षेत्र में ही हम लोग एक सेंटर ओपन करके उसके तहत वो लोग को ट्रेनिंग दे रहा है। अपने झारखंड प्रदेश में तसर रेशम उद्योग के क्षेत्र में केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनका लाभ लेकर यहाँ की महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि किस तरह से महिलाएं रेशम तसर उद्योग जो है उसे बढ़ चढ़कर उसमें काम कर रही हैं और इसे एक रोजगार का रूप भी दे दिया, व्यवसाय का रूप ये लेता जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सूकर की, क्योंकि सूकर भी जो है झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण पशु है और इससे भी लोग रोजगार में काफ़ी कमाई कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सूकर पालन किए हुए हैं उनके साथ में ये परेशानी आती है कि उन्हें स्वाइन फीवर का सामना करना पड़ता है, जिसे पहचानना, उसकी रोकथाम और उसका इलाज कैसे करना है, विस्तृत जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। अपने झारखंड प्रदेश में सूकर पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यहाँ इसका पालन मांस के लिए किया जाता है। सूकरों में चूंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनमें सामान्य रोगों की संभावना अन्य पशुओं की तुलना में कम होती है। इसमें लगने वाले प्रमुख और गंभीर रोग हैं स्वाइन फीवर। इससे सूकरों में सबसे ज्यादा मौत होती है। यह बीमारी वायरस जनित बीमारी है जो बड़ी तेजी से फैलती है और इसमें सूकरों की मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। आज हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग, जहाँ पर हम जानेंगे सूकरों में स्वाइन फीवर के लक्षण एवं उसके रोकथाम के बारे में। और आज हमारे साथ है डॉक्टर भरत महतो सर। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि सूकरों में स्वाइन फीवर के जो लक्षण होते हैं उसको कैसे पता करते हैं और उसका रोकथाम कैसे किया जाता है?
जैसा हम लोग जान रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दशकों में जो शुकर का व्यवसाय है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जैसे दूसरे मांस जो है मुर्गियों का या बकरियों का, भेड़ों का, उसी तरह से ये शुकर मांस भी हर होटल का एक हिस्सा बन चुका है और हर आम जन में पहुंच रहा है। विशेष करके अगर हम बात करें शुकरों में होने वाले जो बीमारी हैं उसमें सबसे मुख्य बीमारी स्वाइन फीवर होता है। ये स्वाइन फीवर पूरे वर्ल्ड में होता है, कहीं भी ऐसा नहीं है, विश्व में हर जगह पे जो शुकर व्यवसाय वाले जगहों पे स्वाइन फीवर होता ही है। और जितने सुअरों में अगर बीमारी से मौत होने वाली बात करें तो अधिकतर 70 to 80% अगर मौत होती है तो वो स्वाइन फीवर के कारण होती है। स्वाइन फीवर जनरली कहें तो शुकरों में एक शुकर का प्लेग के नाम पे भी एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में इसको जाना जाता है। और ये स्वाइन फीवर वायरस जनित बीमारी होती है। वायरस जनित बीमारी होने के कारण आप सभी जानते हैं कि ये बहुत तेज़ी से एक बीमार सुअर से दूसरे जो स्वस्थ शुकरों में हैं उन तक पहुंचता है और आसपास के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर एक गांव में स्वाइन फीवर से पीड़ित कुछ पशुएं हैं तो आसपास के सुअरों में भी होने की संभावना इसकी बहुत होती है, क्योंकि इसके जो फैलाने वाले जो कारक होते हैं या वेक्टर्स जो एक वायरस को दूसरे जगह तक पहुँचाते हैं इसके बहुत तरह के होते हैं। जैसे हवा, पानी या संक्रमित सुअरों के द्वारा, संक्रमित मांस के द्वारा, उसको सेवा कर रहे लोगों के द्वारा, उसको ढो रहे गाड़ियों के द्वारा, मैंने कहें तो ये बहुत सारे मीन्स ऐसे होते हैं जिसके द्वारा ये वायरस एक संक्रमित सुअर से दूसरे सुअर तक पहुंचता है। किसान भाइयों, इस बीमारी में सूकरों को सही समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए इस बीमारी के लक्षण को पहचानना बहुत ही जरूरी है। इस बीमारी में दो तरह के लक्षण होते हैं, एक एक्यूट तथा दूसरा क्रोनिक। इस बीमारी में सूकरों को तेज बुखार आता है और वे सुस्त हो जाते हैं। वो एक किनारे में पड़े रहते हैं और उनकी सांसें बहुत तेजी से चलती हैं। क्रोनिक में तो वे लड़खड़ा कर चलते हैं। इसके अलावा स्वाइन फीवर होने पर इनके कान के पास तथा पेट के निचले भाग में लाल धब्बे भी दिखाई देते हैं। अतः ऐसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो जन भाइयों, इसमें जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिसमें मुख्य लक्षण मैं बताऊं, ऐसे इस रोग को हम दो भागों में भी बांटते हैं, एक एक्विट स्वाइन फीवर का और दूसरा क्रॉनिक टाइप के स्वाइन फीवर्स के लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं। इसमें स्वाइन फीवर के जो एक्विट लक्षण होते हैं और क्रॉनिक है, ये दोनों को समझने में थोड़ी, अगर हम मिला के ही दोनों का मुख्य लक्षण को समझें तो ज़्यादा आसानी होगी। शुरुआत में जो शुकर होते हैं इसमें कोई हाई फीवर होती है, बुखार बहुत तेज़ होता है। बुखार तेज़ कहने का मतलब ये 105 से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाती है। तो स्वाइन इस तेज़ बुखार के कारण सुअर काफ़ी सुस्त पड़े हुए रहते हैं, खाना पीना के प्रति इनकी रुचि काफ़ी कम हो जाती है, चलने फिरने में उतना एक्टिवनेस, जो फुर्तीलापन है वो नहीं दिखता है, एक किनारे में, झुंड में कहीं एक किनारे में पड़े रहते हैं, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, सांस थोड़ा और तेज़ चलने लगता है। तो क्रॉनिक फॉर्म में इसमें देखते हैं तो क्या होता है, क्रॉनिक फॉर्म में ये चलने फिरने में भी काफ़ी लड़खड़ा के चलते हैं, धीरे धीरे वेट लॉस होने लगता है। तो एक्विट फॉर्म वाले सब में क्या रहता है कि 7 से 10 दिनों तक इसके सभी लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, और जो क्रॉनिक फॉर्म होता है इसमें थोड़ा सा लंबा समय जाता है जो लक्षण दिखाई पड़ने में। तो एक्यूट फॉर्म वाले में जल्दी सुकरों की मौत भी होती है। किसान भाइयों, जब सूकरों में स्वाइन फीवर के लक्षण दिखाई देने लगे तो उनकी चिकित्सा के अलावा इसके फैलाव के रोकथाम पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि बीमारी से ग्रसित सूकरों को स्वस्थ सूकरों से अलग रखें, उनके खान पान की व्यवस्था अलग से करें, उनके बचे भोजन को स्वस्थ सूकरों को न खिलाएं। इतना ही नहीं, यदि इनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 3-4 फीट गड्ढे खोदकर उसमें गाड़ देने की जरूरत है। साथ साथ इसके बचाव और जो डिजीज़ को बढ़ने से जो रोकथाम के उपाय हैं उन सबों में भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो अगर आपके पास संभव हो सके तो जितनी जल्दी हो सके, जिसमें आप लक्षण दिखाई पड़ रहा है स्वाइन फीवर के, उन सुकरों को आप कोशिश करें कि जितना दूसरे जो स्वस्थ सुकर हैं उनसे आप अलग करें, एक आइसोलेशन बॉक्स में रखें उन सबों को। और आइसोलेशन बॉक्स के साथ साथ जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों को भी आप रेस्ट्रिक्ट करें। जो उनको सेवा कर रहे हैं उनके पास में जो झाड़ू पोंछा या जो भी साफ़ सुथरा है, दाना उना दे रहे हैं, दाना पानी दे रहे हैं, वे लोग फिर उनको देके, जो बीमार सुकर हैं उनको दाना पानी देके फिर स्वस्थ सुकर के
तरफ मत जाएं, नहीं तो ये जो वायरस है उसको संक्रमण वहाँ तक पहुँचना और आसान हो जाता है। अगर आदमी कम है उन्हीं को करना है, दोनों तरफ स्वस्थ को और उनको भी अगर सेवा शुश्रूषा देखभाल करनी है तो पहले क्या है ना कि उन आदमी को आप जो स्वस्थ सुकर हैं उन सबों के पास जाना चाहिए, और उसके बाद जो वहाँ पे कंप्लीट हो जाए, खाना पीना या साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाता है, तभी आप दूसरे जो बीमार सुअर हैं उन सबों के पास जाएं। उनकी जूठन वगैरह सबका जितना बचा होता है खाना पीना उनके पास एकदम नहीं दें, जो भी है उनको कहीं दूर में दफना दें, गाड़ें तो वो सबसे अच्छा होता है, गाड़ दें, लेकिन बचा खुचा भोजन किसी दूसरे को ना कराएं। स्वाइन फीवर से बचाव का दूसरा सबसे सस्ता और विश्वसनीय तरीका है कि स्वस्थ सूकरों को समय समय पर इसका टीकाकरण कराएं। टीकाकरण कराने से इस बीमारी की संभावना घट जाती है। इसके साथ रोकथाम में एक और की कर सकते हैं जो इन सबों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो टीकाकरण। टीकाकरण इस रोग से बचाव का सबसे सस्ता और सबसे आसान तथा सबसे विश्वसनीय तरीका होता है। साल में इसको एक बार टीका लगाया जाता है। 3 महीना से ऊपर के सभी सूकर छौनों को आप ये टीका दे सकते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके जो फार्म में तो ये टीका पड़े ही, अगर आसपास में अगर जो किसान भाई सूकर रखते हैं उन सबों में भी ये टीकाकरण कराने के प्रति उनको प्रेरित करें और टीकाकरण हो जाए तो आपकी भी बचाव हो जाएगी, साथ साथ दूसरे मतलब आपके सुअरों का भी बचाव हो जाएगा, साथ साथ आसपास में भी ये बीमारी आने की संभावना भी कम हो जाएगी। यदि इस तरह से सूकरों में होने वाली बीमारी के लक्षण को पहचान कर एहतियात बरता जाए और उन्हें ससमय टीकाकरण कराया जाए तो सूकरों की मृत्यु दर को घटाया जा सकता है। ऐसा कर किसान भाई अपने सूकर के व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और उससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। बस आपको इस पर अमल करना है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपको भी कोई सफल होने से नहीं रोक सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपको अपना पता बता देते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम को घर में, मकान में, दुकान में, खेत में या खलिहान में भी देख सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।